गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम राम मनोहर लोहिया अवध सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो एमए सेकंड सेमेस्टर का प्रश्न पत्र तीसरा है। इकोनॉमिक जियोग्राफी, आर्थिक भूगोल की जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो इसका हम सिर्फ शॉर्ट आंसर ही कवर करेंगे सारा। ठीक है, तो इस वीडियो में सारा शॉर्ट आंसर क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, वो हमारा काम का नहीं था। ये है इकोनॉमिक जियोग्राफी, इंग्लिश में इसका सारा सिलेबस है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद फिर है हिंदी में इसका पूरा जो क्या कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसका। देखिए कितने क्वेश्चन है, टोटल 41 क्वेश्चन है। और लघु उत्तरीय में देखिए पूरा अभी इसके बाद भी है, देख सकते हैं आप। लघु उत्तरीय में टोटल 24 क्वेश्चन थे और दीर्घ उत्तरीय में 17 क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है आर्थिक भूगोल का महत्व। व्यवहारिक संसार में आर्थिक भूगोल का अध्ययन अपेक्षित ही नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाता है। इसके अध्ययन से कृषक, श्रमिक, व्यापारी, राजनीतिक आदि को लाभ पहुंचता है। हाल क्लिम ने कहा है कि आर्थिक भूगोल वह यंत्र है जो पृथ्वी की प्राकृतिक संपत्ति को न्यूनतम क्षति पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने की विधि बतलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आजकल इकोनॉमिक तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, बिना आर्थिक बिना पैसे के कुछ होता नहीं। तो भूगोल को भी पैसे से मतलब आर्थिक महत्व के लिए जोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे विश्व युद्ध में क्या कहते हैं भूगोल को नकार दिया गया था, सिर्फ हथियारों पर ही जोर दिया जा रहा था। तो भूगोल वेत्ताओं ने क्या किया कि भूगोल को युद्ध के नजरिए से जोड़ दिया कि भाई अगर इस जगह युद्ध पहाड़ी है, ठीक है, तो यहाँ से युद्ध करने वाले की जीत ही होती है। तो मतलब इसको अब आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाने लगा इस विषय को। तो भूगोल का विकास ज्यादा होने लगा कि भैया युद्ध में हर चीज में भूगोल की बहुत महत्व, मतलब पृथ्वी पर संरचनाएं बहुत महत्व इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण। अब देखिए, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। मानव जीवन में अनिवार्य आवश्यकताओं में भोजन पहले स्थान पर आता है और भोजन की प्राप्ति मानव की कृषि के माध्यम से प्राप्त होता है। लेकिन धरातल पर कृषि अनेक कारकों से प्रभावित होती है जो निम्न हैं। जलवायु, मिट्टी, उच्चावच, तापमान, वर्षा, जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान। ठीक है, कृषि को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। वे मिट्टी भी प्रभावित करती है, तापमान भी, वर्षा भी, जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान, जलवायु सब प्रभावित ही करती हैं। अब आ गया है WTO। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई इकोनॉमिक्स में इसको। WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, व्यापार में परिमाणात्मक समझ में आया? ठीक है, परिमाण, मैग्नीट्यूड, प्रतिबंधों को हतोत्साहित करने तथा व्यापार की समस्या को सुलझाने के लिए 30 अक्टूबर 1947 को GATT की स्थापना की गई। बाद में इस संगठन को समाप्त करके WTO, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। यानी GATT की स्थापना को समाप्त करके WTO बना था, याद रहना चाहिए इतना। इसके बाद है स्वेज नहर। स्वेज नहर किसे कहते हैं? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्थित है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्थित है। इसकी खुदाई 1859 में अलेक्जेंड्रिया में स्थित फ्रांसीसी दूतावास के एक इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेस के निर्देशन में आरंभ हुई थी। नहर का निर्माण कार्य 10 वर्ष में पूरा हो गया और 1859 में नहर का उद्घाटन हुआ। स्वेज नहर के द्वारा यूरोपीय देशों और भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि एशियाई देशों के बीच की दूरी कम हो गई है। स्वेज मार्ग द्वारा लिवरपूल से मुंबई तक लगभग 8,000 किलोमीटर, लिवरपूल और योकोहामा के बीच 5,400 किलोमीटर और लिवरपूल तथा सिडनी के बीच 2,000 किलोमीटर की बचत हो गई। ठीक है, इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला, विशेषकर ग्रेट ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ देशों के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। कॉमनवेल्थ यानी यूरोपियन, ठीक है, यूनानी जो होते हैं। और ये सबको देशों में मतलब भारत से व्यापार करना हो तो रेड सी के थ्रू चले जाओ, नहीं तो केप ऑफ गुड जो अफ्रीका के नीचे से गुजरना पड़ता था, तब जाके कहीं दूरियां बढ़ जाती थी। तो ये जो स्वेज नहर की वजह से अब जहाजें सामान वामान सब इधर से ही जाने लगी हैं। ठीक है, बीच से ही आप देखेंगे अफ्रीका, सऊदी अरबिया, इसी मिस्र के बीच से स्वेज नहर कैनाल यानी मैन मेड बनाई गई कृत्रिम नहर।
लेकिन समुद्र को जोड़ने के लिए। रेड सी और कौन था? भूमध्य सागर के बीच में, ठीक है। विश्व के प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र। वैसे तो विश्व के अधिकांश देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मछली का उत्पादन करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रशांत महासागर के उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मुख्य रूप से मछली का उत्पादन किया जाता है, जिसके इसके अंतर्गत ग्रांड वैक, डाबर वैक आदि प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, ठीक है। आधारहीन फुटलूज उद्योग। फुटलूज उद्योग। आधारहीन फुटलूज उद्योग। फुटलूज उद्योग सामान्यतः उद्योगों के एक ऐसे प्रकार होते हैं जिसे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में स्थान में स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार के उद्योग में कच्चे माल की प्राप्ति स्थान और स्थापित फैक्ट्री उद्योग के बीच माल परिवहन लागत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हीरा प्रसंस्करण और मोबाइल या कंप्यूटर चिप निर्माण फुटलूज उद्योग के ही उदाहरण हैं। आधारहीन मतलब मोबाइल चिप उप के बिना तो मोबाइल में स्टोरेज नहीं होगा तो मोबाइल क्या चलेगी, ठीक है। और उसके बाद हीरा प्रसंस्करण में जो उपकरण होते हैं उनके बिना हीरा प्रसंस्करण ही नहीं होता, ठीक है। तो हीरा चमकेगा ही कैसे? हाँ। चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं किसी देश की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं होती हैं। इनके अंतर्गत ज्ञान शिक्षा से जुड़े जटिल एवं महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को शामिल। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। शामिल किया जाता है। ये बौद्धिक कार्यों से जुड़े होते हैं। इस क्रियाओं में अनुसंधान एवं विकास पर जोर दिया जाता है। इस क्रिया में देश में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों और अनुदेशकों को शामिल किया जाता है। इसमें काम करने वाले लोग सफेद कॉलर वर्कर के नाम, ब्लैक कॉलर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? दूसरे पेज में दिखा देते हैं आपको फिर से। ये चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं मतलब फोर्थ श्रेणी के, ठीक है। इसके बाद है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। प्राकृतिक साधनों, जल, पवन एवं मानव द्वारा वन विनाश आदि के कारण जब भूमि की ऊपरी परत या आवरण नष्ट हो जाता है तो उसे मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी की मिट्टी अपरदन की स्थिति में मिट्टी अपने मूल स्थान से सदैव के लिए स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। मृदा अपरदन है कि मतलब जैसे नदियों का पानी जो है मिट्टी को काट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, हवाएं उड़ा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, इसे अपरदन कहते हैं। मतलब मिट्टी का ट्रांसफर अपरदन कहलाता है। भारत की एक चौथाई भूमि मृदा अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। राजस्थान के लगभग 13 जिले इस भीषण समस्या की चपेट में हैं। मृदा अपरदन में मूल क्षेत्र की उपयुक्त मिट्टी नष्ट हो जाती है। दूसरी ओर यह मिट्टी जिस क्षेत्र में जाती है वहां समस्या उत्पन्न करती है। मरुस्थलीय मिट्टी के विस्तार से अनेक उपजाऊ क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं। बालू, कहीं उपजाऊ मिट्टी वहां पर बालू पड़ जाए तो नष्ट ही हो जाएगी, क्या उसकी उर्वरा शक्ति रह जाएगी। नदी द्वारा कटाव में निक्षेप क्षेत्र में मिट्टी निक्षेप की समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः मृदा अपरदन हर प्रकार से समस्या उत्पन्न कर रहा है। मृदा अपरदन को विद्वानों ने रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दी है। रेंगती हुई मृत्यु मृदा अपरदन की संज्ञा प्रदान की गई है, ठीक है। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। एलपीजी सुधार जो हुआ था 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसी में एक खंड है वैश्वीकरण। प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु सेवा पूंजी तथा बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण तभी संभव है जब ऐसे में आदान प्रदान के मार्ग में किसी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाए और इन्हें कोई ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसमें सभी देशों का विश्वास हो। हाँ। समान नियम के अनुशासन में रहकर जब सभी देश अपने व्यापार और निवेश का संचालन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं और यही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के चार अंग हैं। व्यापार अवरोधकों को कम करना ताकि वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोक टोक आदान प्रदान हो सके। व्यापार अवरोधकों को कम कर देना, ठीक है। जैसे टैक्स वैक्स थोड़ा कम कर देने, नहीं तो फ्री टैक्स, फ्री ट्रेड। और दूसरी स्थिति है कि ऐसी परिस्थिति कायम करना जिसमें विभिन्न राज्यों में पूंजी का स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो सके। ऐसा वातावरण कायम करना कि टेक्नोलॉजी का निर्बाध प्रवाह हो सके। और चौथा है विकासशील देशों की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं, ऐसा वातावरण कायम करना जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। और उद्योगों के प्रकार।
उद्योगों के प्रकार। उद्योगों के वर्गीकरण में कई आधार हैं। पूंजी, उत्पादन, आकार तथा प्रयुक्त तकनीकी के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। प्रयुक्त कच्चे माल तथा उत्पादन के आधार पर उद्योगों को निम्न दो भागों में बांटा गया है। भार ह्रास मूलक उद्योग, ऐसे उद्योग जिनमें प्राप्त उत्पादन कच्चे माल के वजन की अपेक्षा बहुत कम होता है। भार ह्रास मूलक उद्योग कहते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग। ऐसे उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित होते हैं। ठीक है। भार ह्रास मूलक उद्योग मतलब अब लौह ज्यादा जल्दी तो क्षय होगा नहीं। ठीक है। और भार ह्रास मूलक उद्योग काफी कठिन शब्द हो रहा है, लेकिन ठीक है। ऐसे उद्योग जिनमें प्रयुक्त कच्चा माल और प्राप्त उत्पादन के भार में बहुत अंतर नहीं होता है, उसे भार ह्रास मूलक उद्योग कहते हैं, जैसे वस्त्र उद्योग। इसमें क्या होता है कि ऐसे उद्योग जिन गैर भार ह्रास मूलक उद्योग, ऐसे उद्योग जिसमें प्रयुक्त कच्चा माल और प्राप्त उत्पादन के भार में बहुत अंतर नहीं होता। मतलब वजन, जैसे कच्चा माल है, जैसे इधर से एक लीटर दूध है, उधर 1 लीटर अगर पनीर मतलब 1 किलो पनीर निकल जाए, तो मतलब कि लमसम बराबर ही होता है। ठीक है। तो वैस उसको ह्रास मूलक उद्योग कहते हैं। ह्रास मूलक का मतलब ये होता है कि जैसे कच्चा माल बहुत ज्यादा लग गया और लेकिन उत्पाद जो है बहुत कम मिला है। ठीक है। तो अब सेवा उद्योग किसे कहते हैं? सेवा उद्योग, सर्विस इंडस्ट्री। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा से संबंधित कार्यों में लगा हुआ है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। सेवा क्षेत्र में शामिल उद्योग मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। परिवहन, कैरियर, सूचना क्षेत्र की सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। यह क्षेत्र भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में करीब 60% का योगदान देता है। इसे अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश, ये सेवा क्षेत्र को तीसरे औद्योगिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द मतलब लाइन है। औद्योगिक प्रदेश ऐसे विस्तृत क्षेत्र हैं जहां विभिन्न श्रृंखला में बृहद उद्योगों के कारखाने स्थित ही स्थित हैं तथा औद्योगिक भूदृश्य विकसित हों। औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है। औद्योगिक प्रदेशों में कारखानों की संख्या से अधिक महत्व उद्योगों की श्रृंखलाबद्धता एवं संबद्धता का है। किसी भी प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश की संज्ञा पाने के लिए उसमें औद्योगिक भूदृश्य का विकसित होना आवश्यक होता है, जहाँ पे बहुत सारे कारखाने उपस्थित हों और इंडस्ट्रियलाइज एरिया मतलब दिखता होगा भाई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा विकसित है यहाँ पे, तो उसे औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। ठीक है। परिवहन के साधनों का महत्व। किसी देश के विकास में परिवहन के साधन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि कच्ची सामग्री को उद्योग तथा निर्मित सामग्री को उपभोक्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मानव शरीर में जो काम धमनियां तथा एवं सिराएं करती है, वही काम देश के परिवहन के साधन करते हैं। यदि हम कुछ समय के लिए परिवहन के साधनों को मानव से दूर कर दें, तो मानव जीवन असंभव ही नहीं, मुश्किल हो जाए, अवश्य हो जाएगा। जैसे अब देख लो, अब जैसे आम खाना है, आम यहाँ लखनऊ में उत्पादित होता है और उसे पहुंचाना है बनारस, तो अगर बीच में सड़क ही ना हो तो पहुंच ही ना पाए। ठीक है। और ऊपर से हवाई जहाज भी ना जाए, जहां से ऊपर ऊपर से भी जा सके सब, और नीचे समंदर से भी अगर ना आ पाए, नदियों के द्वारा भी ना आ पाए, तो एक प्रकार से जैसे कि हमारे शरीर में जो नस बोलते हैं, जिसे धमनिया सिरा बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ब्लड ले जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन रहता है, हमारी एक एक कोशिका की जरूरतें पूरी होती हैं। अगर ये सब ना रहे, अगर परिवहन के सड़कें उड़के ना रहे, तो सामान पहुंचेगा ही नहीं, तो उस देश का उस स्थान का विकास भी नहीं हो पाएगा। अब सीमेंट ही नहीं पहुंच पाएगा तो उस जगह घर ही नहीं बन पाएगा। तो परिवहन के साधनों का महत्व यही होता है। ठीक है। परिवहन लागत। परिवहन लागत मतलब क्या? अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में जो पैसा लगता है उसे परिवहन लागत कहते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो लिखा है उसको हम पढ़ देते हैं। व्यापारिक माल या औद्योगिक कच्चे मालों की ढुलाई में तथा उद्योग उत्पादित सामग्रियों के परिवहन में लगने वाले व्यय को परिवहन लागत कहते हैं। व्यापार में परिवहन लागत का बड़ा महत्व होता है। व्यापार अपने माल को सस्ते मार्ग के द्वारा भेजना चाहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि छोटा मार्ग सदैव सस्ता हो, क्योंकि किसी सीधे मार्ग में प्राकृतिक बाधाएं हो सकती हैं। ठीक है। कभी कभी एक छोटा मार्ग अधिक खर्चीला हो जाता है, क्योंकि उसमें बाधाओं को दूर करने में अधिक खर्च होना करना होता है, जैसे पर्वतीय भागों को पार करने के लिए सुरंग या पुल बनाना। ठीक है। छोटी सी दूरी होती है, छोटा सा पहाड़ होता है, लेकिन उसको उसमें सुरंग बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा बना होता है। ठीक है। परिवहन लागत में आता ही है। ऐसे में दूरी वाला लंबा मार्ग अधिक उपयोगी हो सकता है। लंबा चौड़ा बढ़िया सड़क रहेगा, उसमें अच्छे से गाड़ी चली जाएगी, जितना देर उसमें सुरंग से जाने में लगेगा। चलिए, अब 15 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ है?
मत्स्य व्यवसाय की अनुकूल दशाएं। मत्स्य व्यवसाय की अनुकूल दशाएं समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, क्योंकि यह एक पौष्टिक भोजन की श्रेणी में आती हैं, पर धरातल इस व्यवसाय के लिए निम्न परिस्थिति अच्छी मानी जाती है। कौन सी परिस्थिति अच्छी मानी जाती है, देखते हैं। जैसे समशीतोष्ण जलवायु, विपरीत धाराओं का मिलन स्थल, सागर का कटा फटा तट, प्लैंकटन की उपस्थिति, सामान्य जल, उत्तम तकनीक। ठीक है। अब जैसे मछली पालन में तो उत्तम तकनीक भी उसमें यूज किया जाता है। सामान्य जल भी अच्छा जल, साफ सुथरा जल, उसमें मछलियां पनपती हैं। और प्लैंकटन की उपस्थिति, जो प्लैंकटन, ये सब प्लैंकटन में बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, पौधों और अपरिजीवों के छोटे छोटे प्लैंकटन होते हैं। उनको भी, उनकी बस्ती में भी जहाँ खाने पीने का रहेगा तो वहाँ पे मछलियाँ उत्पादित होंगी ही। और सागर का कटा पटा तट, देखते नहीं, जहाँ मिट्टी के दर्रे होते हैं वहाँ मछलियाँ ज्यादा पाई जाती हैं। विपरीत धाराओं का मिलन स्थल, जैसे विपरीत धाराएं, जैसे एक धाराएं कह सकते हैं कि उल्टे धाराओं में मछलियाँ ज्यादा जाती है ना, तो अब वहां पर भी मछलियाँ ज्यादा मिलती हैं। समशीतोष्ण जलवायु, कुछ जहाँ ठंडा और गर्म हल्का ज्यादा रहता है, मतलब सामान्य रहता है, वहां पर फिर समशीतोष्ण जलवायु जहाँ रहती है वहाँ मछलियाँ ज्यादा पाई जाती है। अब है उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक। वे कारक जो किसी क्षेत्र विशेष में उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करते हैं, स्थानीयकरण के कारक कहलाते हैं। उस ठीक है। कारक निर्माण उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। जैसे उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाला कारक ही स्थानीय कारक कहलाता है। जैसे भौगोलिक कारक, कच्चा माल जहाँ जहाँ ज्यादा हो, शक्ति संसाधन ज्यादा हो, श्रम, परिवहन, बाजार, जल की आपूर्ति ज्यादा हो। और आर्थिक कारक क्या है, उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि प्रबंधन, संगठन, उद्यमकर्ता आदि। और तकनीकी कारक में टेक्नोलॉजी भी होती है। ठीक है, जैसे जैसे बहुत सारी मशीनें उसीने। और राजनीतिक कारक, सरकारी नीति, आयात एवं निर्यात नीति, औद्योगिक संतुलन आदि। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक और व्यक्तिगत कारक भी किसी उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 17, आर्थिक उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। किसी स्थान की आर्थिक क्रियाएं अनेक तत्वों से प्रभावित होती हैं। कुछ प्रमुख निम्न तत्व हैं। पहला, भौतिक कारक, तापमान, जलवायु, वर्षा, मिट्टी, उच्चावच मतलब ऊंचाई, ऊंचाई, नीचे, ये सब पहाड़ और समतल मैदान, ये सब तो भी है, उबड़ खाबड़। सामाजिक कारक, जनसंख्या घनत्व, शिक्षा, रीति रिवाज, सब आर्थिक क्रियाओं को बहुत प्रभावित करते हैं। अब जैसे बहुत सारी जनसंख्या है तो वहां पर पैसा कम पड़ जाता है, खाना पीना कम पड़ जाता है। ठीक है। अब है आर्थिक कारक, गरीबी, ऋणग्रस्तता, पूंजी। अन्य कारक, कच्ची सामग्री, आवागमन, शक्ति एवं सुरक्षा, सस्ते एवं कुशल श्रमिक। भाई ये सबसे खतरनाक है। सस्ते कुशल श्रमिक, जैसे अभी तक बहुत सारे मजदूर होते हैं बेचारे, जो मतलब शिक्षा के अभाव में उतना कौशल नहीं मतलब मतलब पा पाते। तो वो कुछ जैसे कौशल में क्या आता है, जैसे IITI किया हो, IIT किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, मेडिकल किया हो, ये सब कुशल श्रमिक में आते हैं। ठीक है। जिनके पास कुछ गुण हो स्पेशल करने का। और हमारे देश में क्या है, भारत में, कि अकुशल श्रमिक ज्यादा हैं, जो इसी वजह से श्रम में बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, कि मतलब सस्ते श्रम बहुत जल्दी मिल जाते हैं। सस्ता श्रम क्या, अगर आप मजदूरों को बोला जाता है कि 10 रुपए में काम करोगे तो बोलेगा नहीं, तो दूसरे वाला तैयार हो जाता है। यही है सस्ता श्रम। आर्थिक भूदृश्य, पृथ्वी तल पर मानव वर्गों की आर्थिक क्रियाओं के स्थापित होने से भौतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों का जो मिला जुला स्वरूप बनता है, उसे आर्थिक दृश्य भूमि या आर्थिक भूदृश्य कहते हैं। मनुष्यों के विभिन्न प्रकार के आर्थिक उद्योगों के कारण आर्थिक भूदृश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कृषि से संबंधित विभिन्न दृश्यावलियों वाले क्षेत्र में कृषि से संबंधित आर्थिक भूदृश्य होगा। उद्योगों के क्षेत्र में उद्योगों से संबंधित तथा परिवहन एवं व्यापार से संबंधित आर्थिक क्रियाओं वाले क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का आर्थिक भूदृश्य होगा। प्रश्न नंबर 20, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिनको करने से मानव को अर्थ की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये क्रियाएं समय और स्थान के अनुसार अलग अलग होती हैं। आर्थिक भूगोल के कुछ विद्वानों ने इसे 3 प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वर्गों में तथा कुछ विद्वानों ने इसे 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है। 5 वर्गों वाला याद कर लेना। 3 वर्गों में तो है ही है, एक्सप्लेन के लिए 5 वर्ग तक मान लें। पहला कृषि क्षेत्र है, दूसरा उद्योग क्षेत्र, तीसरा सेवा क्षेत्र है। ठीक है। इसके बाद है कि पारिभाषिक शब्दावली। अल्फ्रेड वेबर ने अपने औद्योगिक पारिभाषिक शब्दावली
अल्फ्रेड वेबर ने अपने औद्योगिकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि किसी क्षेत्र, किसी उद्योग के स्थानीयकरण में कच्ची सामग्री महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अतः उन्होंने कच्ची सामग्री की उपलब्धता, शुद्धता एवं वजन के आधार पर कई वर्गों में वर्गीकृत किया। अल्फ्रेड वेबर है भाई, अंग्रेजी ही हो सकते हैं। इंग्लैंड वालों ने जैसे कच्चे सामान के रूप में भारत का खूब उपयोग किया, अपना उद्योग डेवलप किया। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई, क्या वो कह सकते हैं, छोड़ो जाने पर। यही कच्ची सामग्री का वर्गीकरण ही परिभाषिक शब्दावली के नाम से जाना जाता है। आइसोडापिन, यह जर्मन भाषा का शब्द है। सामान्य हिंदी का अर्थ होता है परिवहन लागत। समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं से बनाई जाने वाली रेखा को आइसोडापिन कहते हैं। यह मतलब परिवहन लागत, समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं से बनाई जाने वाली रेखा को आइसोडापिन कहते हैं। आइसोडापिन एक रेखा है, ठीक है। 23 आर्थिक भूगोल का उद्देश्य। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्रदेश पाए जाते हैं। इस प्रकार इन विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के अर्थतंत्र पाए जाते हैं। धरातल पर समानता ही नहीं पाई जाती। इस प्रकार असमान प्रदेशों में पाई जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना तथा उनके बीच विनिमय एवं वितरण के साथ साथ वाणिज्य की क्रियाओं का अध्ययन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक भूगोल मतलब कहाँ पे संरचना ठीक ठाक है, वहां पर उद्योग बनाए जा सकते हैं या नहीं, वहां पर अच्छा लाभ होगा या नहीं, ये सब उस जमीन को देखकर बताया जा सकता है, ठीक है। अब कहीं खनिज ज्यादा उपस्थित हो तो वहां पर उद्योग स्थापित कर लिया जाता है। अब जहाँ के मौसम अच्छे वहां सेब का उत्पादन कर लिया जाता है, ठीक है। उद्योग ही है सब, भले ही रूप अलग अलग है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। इस कृषि प्रदेश का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर स्थित है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, बाल्कान, इजराइल तथा अफ्रीका के उत्तरी तटीय क्षेत्रों को उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। 25वां आर्थिक भूगोल की संकल्पना। प्रत्येक विषय की अपनी कुछ मूलभूत संकल्पनाएं होती हैं। आर्थिक भूगोल भी इससे अलग नहीं है। इसकी प्रमुख संकल्पनाएं निम्न हैं। आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना, आर्थिक भूदृश्य गत्यात्मक की संकल्पना, आर्थिक भूदृश्य विकास की संकल्पना, आर्थिक कार्यकलाप की संकल्पना, ठीक है। और है कुछ दो संकल्पनाएं और हैं। क्षेत्रीय आर्थिक विभिन्नता जन्य आर्थिक विकास की संकल्पना, क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन की संकल्पना, ठीक है। आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। प्रमुख शाखा इसलिए है कि इसमें मानव के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अर्थ का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक पक्षों का उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने तक का व्यापक अध्ययन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि गोलाकार पृथ्वी पर जो विषय मानव के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, आर्थिक भूगोल कहलाता है। नव्यकरणीय संसाधन। नव्यकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। हालांकि मानव द्वारा ऐसे संसाधनों का दोहन अगर पुनर्स्थापन की दर से अधिक होता है तो वे नव्यकरणीय संसाधन नहीं रह जाते हैं और उनका विनाश हो जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वे संसाधन जिनका हम बार बार रूप में परिवर्तित करके उपयोग करते हैं, नव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नव्यकरणीय संसाधन जैसे सोलर ऊर्जा का बार बार प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं, खत्म नहीं होने वाली है, अभी बहुत दिन तक चलेगी यार, उसका तो खत्म ही नहीं है, तो 90 करोड़ ही है, ठीक है। जैसे रिचार्जेबल बैटरी है, ठीक है। और अच्छे संसाधन भी हैं। अच्छे संसाधन जिसका क्षय ना हो, इसे असमाप्य संसाधन या सतत संसाधन के नाम से भी जानते हैं। वे संसाधन जिनका प्रयोग हम बार बार करते हैं लेकिन वे कभी समाप्त नहीं होते, अच्छे संसाधन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि शामिल किया जाता है। वही दोनों एक ही है, नव्यकरणीय संसाधन, ठीक है, अच्छे संसाधन। कृषि प्रदेश के वर्गीकरण के आधार। कृषि प्रदेश के वर्गीकरण में अनेक आधारों का वर्णन भूगोल के विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार किया है, लेकिन अभी तक जितने भी आधार प्रस्तुत किए गए हैं इनमें डी व्हिटलिसी के आधार पर सर्वोत्तम माना जाता है, जो निम्न है। फसलों एवं पशुओं का सहसंबंध, कृषि उत्पादन विधि, कृषि में प्रयुक्त श्रम पूंजी का आधार, उत्पादन उपभोग का आधार, ठीक है। आर्थिक भूगोल के उपागम। आर्थिक भूगोल के सम्यक अध्ययन के लिए कई उपागमों का प्रयोग किया जाता गया है जो एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें इन्हें मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। वस्तुगत उपागम, प्रादेशिक उपागम, सैद्धांतिक उपागम, क्रमबद्ध उपागम। इसके बाद है क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध उपागम क्या है? इस उपागम के अंतर्गत वस्तुओं के वितरण की समान विशेषताओं का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है। वस्तुओं के वितरण की समान विशेषताओं का विश्लेषण किया जाता है। यह क्रमबद्ध अध्ययन निम्न चरणों में संपन्न होता है।
प्रथम चरण में किसी वस्तु की स्थिति के प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय चरण में उस वस्तु की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। पहले प्रतिरूप, वस्तु के प्रतिरूप, स्थिति के प्रतिरूप, उसके बाद उसकी वस्तु की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। वन विनाश के कारण भाई सब समझ ही रहे हो। वर्तमान में वन विनाश की समस्या मनुष्य के सामने एक प्रमुख समस्या बन गई है। इसके विनाश के अनेक कारण हैं, जिनमें कुछ प्रमुख भिन्न निम्न हैं। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, स्वार्थवादी दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र का विकास, नगरीकरण, भौतिकवादी जीवन दर्शन, इसके बाद लचीला संविधान। ये सब एक सीरियल वाइज चाहे उल्टा पलटा चाहे जैसे याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो बस वहां पे। केप काहिरा रेल मार्ग। केप काहिरा रेल मार्ग दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन के को मिस्र की राजधानी काहिरा से जोड़ता है। इसी आधार पर इस रेल मार्ग का नामकरण केप काहिरा किया गया है। इसका यह प्रस्तावित रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग की लंबाई 14,000 किलोमीटर होने का अनुमान है। इस रेल मार्ग का उत्तरी और दक्षिणी सिरा बनकर तैयार हो गया है। हरित क्रांति। तीसरी योजना विधि में सरकार ने कृषि में पैदा होने वाली गंभीर समस्या का तकनीकी हल खोजने का प्रयास किया। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से तीव्र वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। वस्तुतः हरित क्रांति के आशय देश में 1966 के बाद कृषि उत्पादन में उस भारी वृद्धि से है, जो अल्प अवधि में अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्म के बीजों एवं रासायनिक उर्वरकों की नई तकनीक कृषि तकनीक के फलस्वरूप हुई। प्रश्न नंबर 35, कृषि प्रदेश सीमांकन की तकनीक। कृषि प्रदेश के निर्धारण में सीमांकन विधियों में निम्न का उपयोग किया जाता है। एक, कारक प्रधान तकनीक है, गुण प्रधान तकनीक है, संख्यात्मक तकनीक है, स्थान परक तकनीक का प्रयोग किया जाता है कृषि प्रदेश के सीमांकन। ठीक है, 4 कार तकनीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग संसार का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो रूस में स्थित है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9,829 किलोमीटर लंबा है। 1945 में इस मार्ग का दोहरीकरण कर दिया गया था, ताकि दोनों ओर रेलगाड़ियां बिना रुकावट पटरियों पर दौड़ती रहें। इस रेल मार्ग का विकास रूस की सरकार ने साइबेरिया में संसाधनों को दोहन के उद्देश्य से बनाया था। आसियान। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का किस लिए बनाया था? इस रेल मार्ग का विकास रूस की सरकार ने साइबेरिया में संसाधनों के दोहन के उद्देश्य से बनाया था। ठीक है, और आसियान, आसियान क्या कहते हैं इसका संगठन 1975 में हुआ। इसमें 5 सदस्य देश मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस हैं। ठीक है, आसियान कंट्रीज है। इन देशों ने परस्पर मैत्री और सहयोग की जो संधि की थी, उसका उद्देश्य था कि व्यापार के क्षेत्रों में या अन्य किसी कठिनाई में एक सदस्य दूसरे सदस्य देश की सहायता करेगा। और चावल तथा तेल आदि, यदि किसी चीज की किसी देश को कमी होगी, तो सदस्य देश अन्य देशों की अपेक्षा उसे व्यापार में प्राथमिकता देंगे। ये याद कर लो, क्योंकि कंपटीशन में भी प्रश्न आता है। आसियान कंट्रीज, ठीक है, इसमें कौन कौन सा 1975 में हुआ था? मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ठीक है, मतलब एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे। अगर एक देश में कुछ नहीं है, कुछ कमी है, तो उसको सारे देश मिलकर पूरा करेंगे। ठीक है, चावल, तेल, ठीक है, कुछ भी जो चीज हो। इसके बाद सूती वस्त्र उद्योग। कपास की रुई से वस्त्र बनाने का उद्योग आरंभिक काल में संभवतः सबसे पहले भारत में हाथ की तकली या चरखे से काटे गए सूत को हथकरघों द्वारा बुनकर होता था। परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 18वीं शताब्दी में यांत्रिक करघों के विकास के साथ शुरू हुआ। इसका सबसे पहला विकास ब्रिटेन में हुआ, जो आज पूरे विश्व में फैल गया, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, इंडिया से लूट के गए कपास, वहां पे सूती वस्त्र बना रहे। झंडे में वन से लाभ। वन से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इनके लाभों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अप्रत्यक्ष लाभ। वन से प्राप्त होने वाले इन लाभों में उस लाभ को शामिल किया जाता है जिसे हमारी आंखें नहीं देखती, जैसे वातावरण को शुद्ध करना, वर्षा करने में मदद करना। वन वन से देखो, वन रहेगा तो वातावरण को शुद्धि कर देगा, जो हमें देख नहीं पाते लेकिन फिर भी साफ होता रहता है। वर्षा करने में मदद करना, प्रकाश संश्लेषण करना। प्रत्यक्ष लाभ वो लाभ जिनको हम अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे फल, फूल, ईंधन, मसाला, पत्ता आदि की प्राप्ति होती है।
शुष्क कृषि शुष्क कृषि शुष्क भूमि कृषि सिंचाई के बिना ही कृषि करने की तकनीक है। शुष्क कृषि मतलब शुष्क भूमि कृषि सिंचाई के बिना ही कृषि करने की तकनीक है या उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां बहुत कम वर्षा होती है। इसके अंतर्गत उपलब्ध सीमित नमी को संचित करके बिना सिंचाई के किए ही फसलें उगाई जाती हैं। वर्षा की कमी के कारण मिट्टी की नमी को बनाए रखने तथा उसे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जाता है। इसके लिए गहरी जुताई की जाती है और वाष्पीकरण को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार कृषि विशेष रूप से भूमध्य सागरीय प्रदेशों तथा अमेरिका के कोलंबिया पठार पर की जाती है। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। व्याख्या कीजिए। जिम्मरमैन के शब्दों में, संसाधन मूलतः होते नहीं, उन्हें मानव अपनी आवश्यकता की एवं इच्छा के अनुसार निर्मित करता है। यूं तो प्रकृति का कोई भी तत्व अपने मूल रूप में संसाधन नहीं है, लेकिन मानवीय कौशल और कार्यकुशलता ही उसे संसाधन बनाती है। भूगर्भ से निकाला गया लौह अयस्क किसी मशीन का निर्माण नहीं कर सकता, परंतु मानवीय कुशलता और विवेक के आधार पर उसे साफ और एवं उपयोगी बनाकर मशीन निर्माण हेतु तैयार किया जाता है। इसी प्रकार नदियों में बहता जल विद्युत नहीं बना सकता। जल से विद्युत उत्पादन करने की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसे विद्युत तैयार की जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। प्रकृति में विविध रूपों में वितरित पदार्थों को मानव अपने कौशल एवं दक्षता से उपयोग के योग्य बना लेता है। समझ में आया? मतलब संसाधन जो है प्रकृति में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन उनको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है तब जाके कहीं वो वस्तु बनती है। ठीक है, जैसे अब लोहा अयस्क के रूप में रहता है, उसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो लेकिन जब उसको शुद्ध किया जाता है तो लोहा बनता है, उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे सोना भी। इसी तरह बहुत सारी वस्तुएं सब बिखरे बिखरे मिक्सिंग रूप में पाई जाती हैं, उन्हें शुद्ध किया जाता है। इसका सांद्रण, भर्जन, निस्तापन, ये सब आप जानते होंगे, 10वीं में पढ़े होंगे, वही सब है, तब जाके वो उपयोगी बनता है। चलिए ठीक है, हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हुआ और एक इसमें कृषि के महत्व की विवेचना है। इसको आप देख सकते हो अगर मन करे तो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सारी वीडियोस लाएंगे हम, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लेना।